ऐसा कहा जाता है कि जो पागल लोग होते हैं वही इतिहास रचते हैं। तो पागल लोगों से सेंस यहाँ पर यह है कि जो मेंटली पागल होते हैं वो नहीं, जो अपने काम के प्रति पागल होते हैं, जुनूनी होते हैं, वो कुछ न कुछ बड़ा करते हैं, कुछ विशेष करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करते हैं। कल हमने ग्रेड फर्स्ट जो हिंदी है, अपने फर्स्ट ग्रेड हिंदी वाला जो पाठ्यक्रम है, उसके अंदर स्नातकोत्तर वाले मैटर में रस निष्पत्ति को प्रारंभ किया था और पहला भाग हमने कल देखा था। पहले भाग में हमने लोलट साहब का, भट्ट लोलट साहब का जो उत्पत्तिवाद है उसको देखा था और शंकुक महोदय जो हैं उनके क्या अनुमितिवाद को देखा था। ठीक है, इन दोनों का अच्छे से विवरण देखा था कि किस प्रकार से ये रस उत्पत्ति के संबंध में व्याख्या है जो करते हैं भरत सूत्र की। संयोग और निष्पत्ति का ये अपने अपने तरीके से व्याख्या करते हैं, अपने अपने तरीके से बात है जो बताते हैं। अब तीसरे जो व्याख्याकार हैं, कल ही मैंने बताया था कि ये सवाल पूछा जा सकता है कि भरत सूत्र के व्याख्याकार हुए हैं प्रमुख रूप से 4, जिनके अंदर 2 की व्याख्या जो है वो हमने कल देखी थी। अब आज हम बात करते हैं तीसरे रस निष्पत्ति के विषय में। भट्ट नायक साहब का जो भुक्तिवाद है वो क्या कहता है। ये मेरी सीरीज निःशुल्क रूप से ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए, माफ़ करें थोड़ी गले में तकलीफ ज़्यादा हो रही है, तो अच्छा लगता है ये मेरा निःशुल्क रूप से जो प्रयास है। तो वीडियो को लाइक किया करें आप हमेशा और शेयर करके जोड़ा करें सभी दोस्तों को, ताकि वो भी जुड़कर इसका लाभ ले सके। पहली बार देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। 8000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं वहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ और यकीन दिलाता हूँ ये इस प्रकार का डिटेल्ड और ऑथेंटिक कंटेंट आपको किसी भी गाइड में है जो नहीं मिलेगा। तो मेरा प्रयास है आपको श्रेष्ठ देने का। आप प्रयास करें अपने इस चैनल को, अपने इस परिवार को श्रेष्ठ बनाने का और आगे बढ़ाने का। भट्ट नायक साहब का भुक्तिवाद, तो ये सीधे सीधे प्रवर्तक कूट के अंदर पूछे जाते हैं कई बार। भट्ट लोलट साहब का उत्पत्तिवाद, शंकुक का अनुमितिवाद और भट्ट नायक साहब का है भुक्तिवाद। भट्ट नायक भुक्ति, देखते हैं क्या कहते हैं। तो भट्ट नायक साहब भरत सूत्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं, और भरत सूत्र के तीसरे व्याख्याता हैं ये। तो पूछ लिया जाए भरत सूत्र के तीसरे व्याख्याता कौन है, तो वो है भट्ट नायक साहब। ठीक है, और यहीं से रस सिद्धांत में उच्च स्तर का सूक्ष्म चिंतन आरंभ होता है। अगर रस सिद्धांत की हम बात करें कि रस सिद्धांत के बारे में और ज़्यादा गूढ़ और अच्छे से जानकारी कहाँ से निकलनी है जो प्रारंभ होती है, तो वो यहीं से होती है। तीसरे व्याख्याकार भट्ट नायक साहब हैं, यहीं से रस सिद्धांत में उच्च स्तर की एक स्टैंडर्ड लेवल का सूक्ष्म चिंतन है जो देखने को मिलता है। और इसकी वस्तुपरक स्थिति से हटकर अनुभूतिपरक है जो व्याख्या होती है। वस्तुपरक स्थिति से हटकर अनुभूतिपरक व्याख्या देखने को मिलती है। थोड़ा सा इको आ रहा है आज, मैनेज कर लीजिएगा आप। बात करें तो भट्ट नायक साहब के अनुसार न रस की उत्पत्ति होती है, न अनुमिति होती है, अनुमान वाला, अपितु भुक्ति होती है। इसीलिए इन्होंने नाम क्या दिया है, भुक्तिवाद नाम दिया है। तो ये पूछा जा सकता है भट्ट नायक, न रस की उत्पत्ति होती है, न अनुमिति होती है, अपितु भुक्ति होती है। किसका कथन है या किसका मत है, तो भट्ट नायक साहब का, कि न तो उत्पत्ति होती है रस की, न अनुमिति होती है, न कोई अनुमान वाला चक्कर है, अपितु क्या होती है, भुक्ति होती है। और सामाजिक रस रूप में परिणत अपने स्थायी भाव का उपभोग जो करता है। सामाजिक रस रूप में परिणत अपना जो स्थायी भाव उसको क्या करता है, उपभोग करता है, वो उसका सेवन करता है, भुक्ति होती है रस की। आगे देखते हैं। सामाजिक के हृदय में रस की, जो भी पाठक है उसके हृदय में रस की भुक्ति के लिए काव्य की क्रियाएं ही रस के उद्बोधक कारण है। काव्य शब्दात्मक है, अतः भट्ट नायक शब्द रूप काव्य के 3 व्यापार मानते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना, ये सवाल पूछा जा सकता है। काव्य शब्दात्मक है, ये किसने कहा, भट्ट नायक साहब ने। किसने कहा काव्य शब्दात्मक, ये किसने कहा, भट्ट नायक साहब बताते हैं। और भट्ट नायक ने शब्द रूप काव्य के 3 व्यापार माने। ये पूछ लिया जाए भट्ट नायक साहब ने शब्द रूप काव्य के कितने व्यापार माने हैं, 3 व्यापार माने हैं। 1 2 3 4 आ गया तो 3 व्यापार। और नाम पूछ ले जाए तो अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। 3 माने हैं, पहला अभिधा, दूसरा भावकत्व और तीसरा
भोजकत्व, ये शब्द रूप काव्य के 3 व्यापार है जो इन्होंने माने, ये भी ध्यान में रखना। भट्ट नायक के द्वारा बताए गए शब्द रूप काव्य के 3 व्यापार उनमें से कौन सा नहीं है, तो ये 3 तो दे दिए, कोई और दे दिया तो वो नहीं हो जाएगा। इस प्रकार से भी सवाल पूछा जा सकता है। अब देखिए अभिधा जो पहला व्यापार उसकी बात करते हैं, अभिधा व्यापार, तो इसके द्वारा सहृदय काव्य के शब्दार्थ को ग्रहण किया जाता है। जो शब्द का जो अर्थ होता है उसको ग्रहण किया जाता है एज इट इज। इसके द्वारा सहृदय काव्य के शब्दार्थ को ग्रहण है जो किया जाता है अभिधा के अंदर। भावक्त्व व्यापार की अगर हम बात करें तो इसके अंदर साहब भावक्त्व का अर्थ होता है साधारणीकरण। क्या होता है? साधारणीकरण। और इसके द्वारा विभाव आदि सामान्य प्रतीत होते हैं। साधारणीकरण जो अलग से प्रकरण लगता है उसको भी हम देखेंगे। तो भावक्त्व का अर्थ क्या हो गया? साधारणीकरण हो गया, ठीक बात। इसके द्वारा विभाव आदि सामान्य जो प्रतीत होते हैं, भाव न होने पर भाव की व्यक्तिकता का नाश होकर साधारणीकरण है जो हो जाता है। भाव नहीं होने पर भाव की जो व्यक्तिकता है उसका नाश हो जाता है और क्या हो जाता है? सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, साधारणीकरण हो जाता है। इससे फिर सीता न रहकर कामिनी मात्र है जो प्रतीत होती है। अब देखिए भाव नहीं होगा और फिर भाव की जो व्यक्तिकता है उसका नाश हो जाएगा, साधारणीकरण हो जाएगा, बिल्कुल जो है वही हो जाएगा। तो जो सीता है, सीता का जो चरित्र है वो सीता न रहकर कामिनी मात्र है जो प्रतीत होता है। उसी प्रकार रति आदि स्थायी भाव व्यक्तिगत संबंधों से जब मुक्त हो जाते हैं तो शुद्ध सामान्य प्रतीत होते हैं। नायक नायिका प्रेक्षक सभी का व्यक्तिक तत्व समाप्त होकर साधारणीकरण अनुभव है जो रह जाता है। रजोगुण और तमोगुण का लोप होकर साधारणीकरण अनुभव रह जाता है। केवल रजोगुण और तमोगुण का, माफ कीजिए, रजोगुण और तमोगुण का लोप होकर सतोगुण का उद्रेक हो जाता है। तो जब रजोगुण और तमोगुण का लोप हो जाता है तो फिर सतोगुण का उद्रेक है जो हो जाता है। तीसरा आता है भोजकत्व, ठीक है। इसमें क्या होता है? तो जिस व्यापार द्वारा साधारणीकरण स्थायी भाव का रस रूप में भोग होता है, जिस व्यापार द्वारा साधारणीकरण स्थायी भाव का रस रूप में भोग होता है उसे कहते हैं भोजकत्व। और यह भोग लौकिक अनुभव से भिन्न होता है। ये जो आनंद है, ये जो भोजकत्व है, ये लौकिक अनुभव से भिन्न होता है। ये आनंद ब्रह्मानंद सहोदर कहलाता है। तो लौकिक अनुभव से भिन्न जो आनंद होता है, जो अनुभव होता है, वो क्या कहलाता है? ब्रह्मानंद सहोदर है जो कहलाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम बात करें तो ये बात विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा। संयोग का अर्थ अपने नायक साहब, भट्ट नायक साहब बताते हैं, संयोग का अर्थ हो जाएगा भोज्य भोजक। संयोग का क्या अर्थ बताया इन्होंने? भोज्य भोजक। और निष्पत्ति का अर्थ बताया नायक साहब ने भोग या भुक्ति। निष्पत्ति का अर्थ बताया भोग या भुक्ति, ठीक। तो रस की स्थिति की बात करें, फिर रस किस स्थिति के अंदर आता है रहता है। तो भट्ट नायक साहब के अनुसार रस की स्थिति सहृदय सामाजिक में है, क्योंकि स्थायी भाव की स्थिति सहृदय के चित्त में होती है, स्थायी भाव वहीं से होता है। तो रस की स्थिति भी सहृदय के चित्त में है जो माननी पड़ेगी। ये बात कहते हैं भट्ट नायक साहब। और संयोग का अर्थ बताते हैं ये क्या? भोज्य भोजक। और निष्पत्ति का अर्थ बताते हैं भोग या भुक्ति। विशेषताओं की बात करें, सार की बात करें, निष्कर्षतः ये क्या कहते हैं? तो भट्ट नायक का सबसे बड़ा योगदान उनका साधारणीकरण सिद्धांत है। भट्ट नायक का सबसे बड़ा योगदान क्या है? उनका साधारणीकरण सिद्धांत। इसको बाद में देखेंगे हम अलग से, जो बिंदु है। उन्होंने रस को विषयगत माना। इनकी रस संबंधी व्याख्या से रस की आत्मगत स्थिति को प्रधानता है जो प्राप्त होती है। रस की आनंद रूपता का सर्वप्रथम विभ्रांत विवेचन किया। पूछ लिया जाए रस की आनंद रूपता का सर्वप्रथम विभ्रांत विवेचन किसने किया? तो भट्ट नायक साहब आएगा। सीमाओं की बात करें कि ये कहाँ तक पहुँच पाए, कहाँ से आगे है जो नहीं देख पाए, तो भट्ट नायक की जो सीमाएं हैं या कमियां कह सकते हैं, फिर वहीं तक पहुँचे। तो भट्ट नायक ने भावकत्व और भोजकत्व नामक जिस काव्य व्यापारों की कल्पना की है ना, वह शास्त्र सम्मत नहीं है, ऐसा कहा जाता है। और इन दोनों का कार्य प्रमाण सिद्ध व्यंजना से है जो चल जाता है। दूसरी बात, रसास्वाद या काव्यानंद चित्त की आत्मा में विश्रांति का नाम है। और यह विश्रांति सत्य गुण के उद्रेक की अवस्था में होती है।
जब रज और तम का शमन हो जाता है, रजोगुण और तमोगुण का शमन हो जाता है, किंतु सर्वथा अभाव है जो नहीं होता है। तो ये कहते हैं जब रज और तम का शमन हो जाता है फिर सत्व गुण है जो आता है, ये हमने ऊपर देखा था। लेकिन किंतु सर्वथा अभाव है जो नहीं होता, बिल्कुल कंप्लीटली रजोगुण और तमोगुण खत्म नहीं होता। अतः है यह आत्मविश्रांति से हीनतर है, अर्थात ब्रह्मवाद विधि है, ब्रह्म स्वाद नहीं है। यह ब्रह्मवाद की ब्रह्म स्वाद विधि है, ब्रह्म स्वाद है जो नहीं है। ये ब्रह्म स्वाद की केवल विधि मात्र है, ब्रह्म स्वाद नहीं है वास्तविकता में। ठीक है। अगला और अंतिम अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, रस सूत्र की अगली व्याख्या यहाँ से आती है। रस सूत्र की अगली व्याख्या जो व्याख्याकार या व्याख्या जो है इनसे मिलती है। ये किस प्रकार से क्या उत्पत्ति बताते हैं, किस प्रकार से क्या व्याख्या करते हैं। तो अभिनव गुप्त का मत अभिव्यक्तिवाद, सीधा सीधा ये सवाल पूछा जाता है, ये ध्यान में रखना। ठीक बात। तो इस सूत्र के चौथे व्याख्याकार हैं, तो ये सवाल भी बन जाएगा। रस सूत्र के, भरत साहब के रस सूत्र के चौथे व्याख्याकार कौन है? चतुर्थ अभिनव गुप्त, और उनका वाद अभिव्यक्तिवाद। आचार्य अभिनव गुप्त जो हैं ये शैव मतावलंबी आचार्य हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है किस कौन से मत के हैं ये? शैव मतावलंबी हैं अभिनव गुप्त। इन्होंने शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से रस सिद्धांत का निरूपण किया है। अभिनव गुप्त के मत का सारांश यह है, सहृदय जन लोक में रति आदि भाव संस्कार रूप में विद्यमान होते हैं। अभिनव गुप्त साहब का मत यह है कि सहृदय जो लोग हैं उनमें, सहृदय जन लोक में जो हैं उनकी रति आदि जो भाव वो संस्कार रूप में विद्यमान रहते हैं, और वे सहृदय जन लोक में ललना आदि जो कारणों के द्वारा रति आदि का अनुमान करने में क्या निपुण हो जाते हैं। उनको अनुमान हो जाता है कि ये भाव है। तो काव्य नाटक में कारण आदि को त्याग कर वे ललना आदि अलौकिक विभाव आदि का रूप धारण कर लेते हैं, और काव्य की शक्ति से सामान्य विभाव आदि के रूप में प्रतीत है जो होने लगते हैं। विभाव अनुभाव ये क्या है, ये आपने रस में पढ़े ही होंगे। ठीक है। तो सहृदयों में स्थित लोगों के जो सहृदय संवेदनशील उनके हृदय में स्थित जो रति है आदि भाव है, इन्हीं के द्वारा व्यंजना से अभिव्यक्त होकर व्यंजित से अभिव्यक्त होकर आस्वादित है जो किया जाता है, और इस प्रकार का विलक्षण आस्वाद क्या है? रस कहलाता है। ठीक है। और यह स्थायी भाव से विलक्षण है। समझ गए बात? चलिए क्या कहते हैं। तो अभिनव गुप्त का जो मत है भट्ट नायक साहब से सर्वथा क्या है? अलग है, और वह भट्ट नायक के साधारणीकरण और रसोद्रेक के समय सतोगुण के प्राधान्य, क्योंकि भट्ट नायक साहब क्या कहते हैं, रज और तम की जब समाप्ति होती है तो सतोगुण का प्रधानता हो जाती है। सतोगुण के प्राधान्य की बात को क्या बिना संशोधन स्वीकार है जो कर लेते हैं। अभिनव गुप्त भावकत्व और भोजकत्व के स्थान पर व्यंजना को आरूढ़ करना चाहते हैं। तो जहाँ भट्ट नायक साहब ने भावकत्व और भोजकत्व दिया, उनके स्थान पर ये व्यंजना का आरूढ़ है जो करना चाहते हैं। अब ये क्या बताते हैं? संयोग का अर्थ सबने अलग अलग बताए। तो सभी व्याख्याकारों ने संयोग और निष्पत्ति का जो अर्थ बताया है, हालांकि रस स्थिति भी ध्यान में रखनी ठीक है, लेकिन विशेष तौर से संयोग और निष्पत्ति का जो अर्थ बताया है तीनों को, उनको जरूर आप ध्यान में रखना। तो अपने अभिनव गुप्त साहब संयोग का अर्थ बताते हैं व्यंग्य व्यंजक, क्योंकि ये व्यंजना को प्रमुखता देते हैं। तो ये बताते हैं व्यंग्य व्यंजक संयोग का अर्थ, तो और निष्पत्ति का अर्थ बताते हैं अभिव्यक्ति। सवाल आ गया, अभिनव गुप्त साहब के अकॉर्डिंग निष्पत्ति का अर्थ है तो वो हो जाएगा अभिव्यक्ति, और संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक। ये सवाल है जो पूछा जा सकता है साहब। रस की स्थिति, रस के स्थान की हम बात करें तो अभिनव गुप्त के मतानुसार सहृदय के अंतःकरण में जो रति इत्यादि स्थायी भाव विभाव आदि द्वारा जो व्यंजक भाव से अभिव्यक्त हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मिट्टी में गंध पहले से विद्यमान रहती है। मिट्टी में गंध आपको पता पहले से विद्यमान रहती है, ये उदाहरण देते हैं। और जिस प्रकार जल के छींटे पड़ने पर वह गंध व्यक्त हो जाती है, उसी प्रकार विभाव आदि संयोग रस रूपी नया तत्व है जो व्यक्त होता है। यानी कि इनका जो अभिनव गुप्त साहब का जो ये है, इसका सीधा सा ये कहूँ कि अपने
अपने अंदर जो पाठक होता है, जो श्रोता होता है, जो रसास्वादन करने वाला होता है, उसके अंदर वो जो रस है वो पहले से रहते, लेकिन सामने जो चीज़ पढ़ता है, देखता है, सुनता है, उसकी वजह से वो चीज़ है जो प्रकट हो जाती है, व्यक्त हो जाती है। ठीक है, वो फिर उसका भोग करने लग जाता है, ये बात है। तो रस स्थायी भाव में नहीं है और न ही विभाव आदि में अलग उसकी सत्ता मानी जा सकती, अपितु दोनों के संयोग में निहित है और रस की निष्पत्ति सामाजिक में होती है। ये कहते हैं अपने अभिनव गुप्त साहब। क्या सार निकलता है, क्या बताते हैं शक्ति इनके व्याख्या की? तो अभिनव ने सर्वप्रथम रस के एकांत से हृदयनिष्ठ रूप की प्रतिष्ठा की है और रस की आस्वाद रूपता का विभ्रांत शब्दों में है जो प्रतिपादन किया है। ठीक बात। दूसरी बात आती है, अभिनव ने रस विवेचन की प्रमुख सिद्धि समष्टिगत रस की कल्पना की है। उन्होंने सामूहिक रस चेतना में ही रस चक्र की पूर्णता को स्वीकार किया है, ध्यान में रखना। तीसरी बात कहते हैं कि रस के अलौकिक स्वरूप पर विशेष बल दिया इन्होंने, रस के अलौकिक स्वरूप पर। क्या चीज़ें छूट गई, क्या कमियां रह गई? तो रस का स्वरूप एकांत आत्मपरक भाव लेने पर काव्य की सत्ता है जो गौण आ जाती है। जब रस का स्वरूप एकांत हो जाता है कि जिसके अकेले में है, तो फिर जो काव्य की सत्ता है वो क्या है, गौण हो जाती है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया थोड़ा सा इन्होंने। परवर्ती आचार्यों में प्राय अभिनव के मत को ही स्वीकार किया है। इनमें धनंजय विश्वनाथ और जगन्नाथ का नाम है जो प्रमुख है। इन्होंने व्यंजना व्यापार की महत्ता प्रतिपादित की है। ये इनका अभिनव गुप्त के मत को स्वीकार करते हैं परवर्ती आचार्य, और उनका सपोर्ट भी किया है। हिंदी की काव्य शास्त्रीय परंपरा में आचार्य शुक्ल ने रस की व्याख्या आधुनिक मनोविज्ञान के आलोक में है जो की है। हिंदी की जो काव्य शास्त्रीय परंपरा, उसमें आचार्य शुक्ल ने रस की व्याख्या की है, क्या? आधुनिक मनोविज्ञान के आलोक में की है। देखते हैं। तो सहृदय पुरुषों के हृदय में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव विभाव आदि के द्वारा अभिव्यक्त होकर रस के स्वरूप को प्राप्त करती है, और स्थायी भाव की जो अनुभूति है वही उसकी मानसिक अभिव्यक्ति है। सहृदय जो पुरुष होते हैं उनके हृदय में वासना रूप में स्थित जो स्थायी भाव है या विभाव आदि के द्वारा अभिव्यक्त होकर, वो विभाव आदि के द्वारा अभिव्यक्त होता है और रस के स्वरूप को प्राप्त करता है, और स्थायी भाव की जो अनुभूति है वही उसकी मानसिक अभिव्यक्ति है। ठीक बात समझे? व्यंजना यदि कुछ व्यंजित करती है तो वह है कि काव्य में वह है कि प्रस्तुत भाव श्रोता या दर्शक द्वारा रस रूप में अनुभव किया गया है, और पक्ष के मन में कोई रस नहीं होता जिसकी व्यंजना है जो की जा सके। निष्कर्ष रूप में हम कहें चारों व्याख्याओं के बाद में तो कहा जा सकता है कि भरत सूत्र के व्याख्याताओं में अभिनव गुप्त की व्याख्या सर्वाधिक प्रमाणिक है। तो ये पूछ लिया जाए ये सवाल कि भरत मुनि के रस सूत्र की जितनी भी व्याख्याएं की गई उनमें सर्वाधिक प्रमाणिक व्याख्या किसकी है? तो वो है अभिनव गुप्त साहब की, और वे रस निष्पत्ति का आशय रसाभिव्यक्ति से लेते हैं। तो रस निष्पत्ति का आशय रसाभिव्यक्ति से कौन लेते हैं? अभिनव गुप्त साहब। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, और परवर्ती आचार्यों को भी यही मान्य है और यही उचित है जो प्रतीत होता है। तो ये साहब अपना रस निष्पत्ति वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। पहला पार्ट आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर, फर्स्ट ग्रेड वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। कैसा क्या लगा कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कीजिए। देखिए ये स्नातकोत्तर वाले जो टॉपिक है इस प्रकार के, आप इनको दोबारा देखोगे तो थोड़ा शांति से देखोगे तो आपके अच्छे से मस्तिष्क में बैठ जाएंगे, और इतना कोई लंबा चौड़ा इनका प्रोसेस नहीं है। वादों के प्रवर्तक कौन है और संयोग और निष्पत्ति की क्या क्या अर्थ बताए हैं उन्होंने, और क्या व्याख्या की है, प्रथम व्याख्याकार कौन है, दूसरे कौन है, तीसरे कौन है, चतुर्थ कौन है, और इन ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर कूट वाला पूछा जा सकता है, या फिर निष्पत्ति और संयोग अर्थ पूछा जा सकता है, या फिर कुछ विशेष बात बताई वो पूछी जा सकती है। तो यही इतने सवाल आते हैं, और मैंने आपको इतना करवा दिया कि यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।